जी हां दोस्तों, मोदी अजीत डोभाल संग गुपचुप मीटिंग के बाद में शाह के ऐलान से बड़ा कोहराम। सभी राज्यों में बनाए जाएंगे डिटेंशन सेंटर। तो क्या ये मुस्लिमों के लिए है? क्या एनआरसी लाने की तैयारी है? बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। तो क्या मौजूदा वक्त में घिरी हुई सरकार अब कोई ऐसा बड़ा कदम उठाना चाहती है जिस पर मीडिया से लेकर के सभी का फोकस उस पर हो जाए, और मौजूदा वक्त में जिस अंदाज में बैकफुट पर सरकार गई है उससे निकलने में और डैमेज कंट्रोल करने में उसे आसानी हो? क्या वाकई एनआरसी लाने की तैयारी हो रही है? आखिर क्यों केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेशों में डिटेंशन सेंटर बनाने का आदेश जारी किया? दोस्तों, हैरान करने वाली खबरें लेकर आपके सामने आया हूं। यह खबर लोगों में एक अजीब सा असमंजस पैदा कर रही है। जब इस खबर पर मैंने खोजबीन की तो पता चला कि मौजूदा समय में एनडीए में बगावती सुर, बीजेपी में मोदी शाह के विरुद्ध कथित अंदरूनी कलह, नायडू समेत कुछ सहयोगियों द्वारा दिखाई जा रही आंखें, और राहुल के जन आंदोलन के बाद मोदी सरकार के बैकफुट पर जाने के बाद मोदी शाह की एक सीक्रेट मीटिंग, जिसके बाद शाह ने चौंकाने वाला यह आदेश जारी किया। दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अवैध विदेशियों के लिए डिटेंशन सेंटर यानी कि हिरासत कैंप स्थापित करने का निर्देश जारी किया। असम में तो पहले से ही है। कहा जा रहा है कि सरकार एनआरसी लाने से पहले की दरअसल इस तैयारी को कर लेना चाहती है, क्योंकि दोस्तों सरकार के कई मौकों पर ऐसी भद्र पिट गई है। कोई फैसला लिया लेकिन एग्जीक्यूट करने की तैयारी नहीं है। डिमोनेटाइजेशन आप देख लीजिए कि सरकार ने फैसला तो ले लिया नोटबंदी करने का, लेकिन नोट ही नहीं उसके पास में नहीं लोगों को देने का। आपको याद है ना कि एटीएम के सामने लंबी लंबी लाइनें लग करके 2000 रुपयों का एक नोट निकालते थे आप। तो सरकार अब ये नहीं चाहती कि कोई ऐसा फैसला हो जिसकी तैयारी पहले से ना हो। गृह मंत्रालय ने इमिग्रेशन और विदेशी अधिनियम 2025 के तहत यह आदेश जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार, केंद्र शासित प्रदेश या जिला कलेक्टर, जिला मजिस्ट्रेट यह तय कर सकते हैं कि कोई व्यक्ति विदेशी है या नहीं। इसके लिए केंद्र सरकार द्वारा गठित विदेशी ट्रिब्यूनल की राय ली जाएगी। ट्रिब्यूनल में अधिकतम 3 सदस्य होंगे जिनके पास न्यायिक अनुभव होगा। अगर कोई व्यक्ति यह साबित करने में विफल रहा कि वो विदेशी नहीं है और जमानत की व्यवस्था नहीं कर पाता तो उसे हिरासत शिविर में रखा जाएगा। नए नियमों के अनुसार गंभीर अपराधों जैसे कि आतंकवाद, जासूसी, बलात्कार, हत्या, बाल तस्करी, प्रतिबंधित संगठनों के सदस्य होने के दोषी विदेशियों को भारत में प्रवेश या रहने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके अलावा वीजा या ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया के कार्ड के लिए आवेदन करने वाले प्रत्येक विदेशी को अपनी बायोमेट्रिक जानकारी देनी होगी। दोस्तों, गृह मंत्रालय ने यह भी निर्देश दिया है कि अवैध रूप से भारत में प्रवेश करने वाले विदेशियों को सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ या तटरक्षक बल द्वारा रोका जाएगा। उनकी बायोमेट्रिक जनसंख्या की जानकारी केंद्र सरकार को पोर्टल पर दी जाएगी। नए नियम में विदेशियों के लिए कुछ अतिरिक्त प्रतिबंध भी हैं। उदाहरण के लिए, बिना केंद्र सरकार की लिखित अनुमति के कोई भी विदेशी भारत के किसी पर्वत शिखर पर चढ़ाई नहीं कर सकता। संरक्षित या प्रतिबंधित क्षेत्रों में प्रवेश के लिए परमिट अनिवार्य होगा और अफगानिस्तान, चीन या पाकिस्तान मूल के व्यक्तियों को इन क्षेत्रों में प्रवेश की इजाजत नहीं होगी। यह आदेश असम में पहले से मौजूद है। हिरासत शिविरों की पृष्ठभूमि में आया है जहां अवैध प्रवासियों को रखा जाता है। असम में 6 हिरासत शिविर हैं और वहां की स्थिति को लेकर के मानवाधिकार संगठनों ने कई बार चिंता जताई। सुप्रीम कोर्ट ने असम में हिरासत शिविरों की स्थिति और वहां लंबे समय तक हिरासत में रखे गए लोगों की रिहाई को लेकर कई निर्देश जारी किए। गृह मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया, नेपाल, भूटान के नागरिकों को भारत में प्रवेश के लिए पासपोर्ट या वीजा की आवश्यकता नहीं होगी, बशर्ते वो नेपाल या भूटान सीमा से प्रवेश करें। हालांकि यह छूट चीन, मकाओ, हांगकांग या फिर पाकिस्तान से आने वाले व्यक्तियों पर लागू नहीं होगी। तो क्या यह एनआरसी लाने से पहले की तैयारी है? दोस्तों, एनआरसी लाने की घोषणा केंद्र सरकार ने बहुत पहले की थी। गृह मंत्री अमित शाह ने जब कहा था कि पहले सीए लाया जाएगा जो कि लागू है और उसके बाद एनआरसी आएगा। असम में डिटेंशन सेंटर की शुरुआत 2008 में गुवाहाटी हाईकोर्ट के आदेश पर हुई थी बंद। वर्तमान में असम में 6 डिटेंशन सेंटर हैं जो डिब्रूगढ़,
सिलचर, तेजपुर, जोरहाट, कोकराझार और गोलपारा के जिलों में स्थापित हैं। इन केंद्रों में अवैध प्रवासियों को रखा जाता है, जिन्हें विदेशी ट्रिब्यूनल द्वारा अवैध घोषित किया गया है। नवंबर 2019 तक इन केंद्रों में 1043 लोग थे, जिनमें अधिकांश बांग्लादेशी और म्यांमार के नागरिक थे। सबसे बड़ा डिटेंशन सेंटर असम के गोलपाड़ा जिले के मठिया में बनाया गया, जिसे 2018 में केंद्र सरकार ने मंजूरी दी थी। यह केंद्र लगभग 40 करोड़ रुपयों की लागत से बनाया गया और इसमें 3000 लोगों को रखने की क्षमता है। इसमें स्कूल, अस्पताल, मनोरंजन क्षेत्र जैसी सुविधाएं भी शामिल हैं। मोदी सरकार का कहना है कि इन हिरासत केंद्रों का उद्देश्य अवैध प्रवासियों को नियंत्रित करना, विशेष रूप से बांग्लादेशी, म्यांमार से आने वाले उन लोगों को जिन्हें विदेशी ट्रिब्यूनल द्वारा अवैध घोषित किया गया। बांग्लादेशी और म्यांमार, आप समझते हैं, बांग्लादेशी से आने वाला मुसलमान होता है 99.9%, म्यांमार से आने वाला मुसलमान होता है 99.9%, जिसे रोहिंग्या मुसलमान कह करके एक आतंकवादी बताने की कोशिश की जाती है। खैर, सरकार के अनुसार ये केंद्र उन लोगों को रखने के लिए हैं जिन्हें उनके मूल देश में प्रत्यर्पण से पहले हिरासत में रखा जाता है। गृह मंत्रालय ने 2014-2018 में सभी राज्यों को कम से कम एक हिरासत केंद्र स्थापित करने के निर्देश दिए थे, ताकि अवैध प्रवासियों को जेल के कैदियों के साथ न रखा जाए। प्रधानमंत्री मोदी ने दिसंबर 2019 में दिल्ली के रामलीला मैदान में एक रैली में कहा था कि देश में कोई डिटेंशन सेंटर नहीं है। मुस्लिम समुदाय को इन केंद्रों या राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर एनआरसी से डरने की जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री ने कहा था। क्यों कहा था भैया? कहने की जरूरत क्यों पड़ी कि मुस्लिम समुदाय को इनसे डरने की जरूरत नहीं है? इसका मतलब, इसके कई सारे पीछे के मतलब हैं। हालांकि गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने उस वक्त संसद में स्वीकार किया था कि असम में 6 डिटेंशन सेंटर मौजूद है। तो प्रधानमंत्री मोदी तो रैली में ही क्या बोल रहे थे? दोस्तों, विपक्षी दल, विशेष रूप से कांग्रेस और टीएमसी, कांग्रेस सीधे सीधे सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हुए कहते थे कि यह हिरासत केंद्र खासकर असम में मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाने के लिए बनाए गए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 2019 में ट्वीट करके कहा था, मोदी सरकार झूठ बोल रही है, असम में हिरासत केंद्रों का अस्तित्व स्पष्ट है। मगर मोदी साहब तो कह रहे थे कि साहब कोई डिटेंशन सेंटर ही नहीं है। दोस्तों, विपक्ष का कहना है कि 2019 में लागू नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी कि सीए और एनआरसी के साथ मिलकर इन केंद्रों का इस्तेमाल मुस्लिम समुदाय को डराने, उनकी नागरिकता छीनने के लिए किया जा सकता है। असम में एनआरसी की अंतिम सूची में 19 लाख लोग शामिल नहीं थे। सोचिए, असम में एनआरसी हुआ, 19 लाख लोग बाहर हुए, जिसमें मुस्लिम भी थे, मगर ज्यादातर आबादी गैर मुस्लिमों की थी। इसीलिए दोस्तों, मामला कैसे खटाई में पड़ता गया आप जानते हैं। इन लोगों को अपनी नागरिकता साबित करने के लिए विदेशी ट्रिब्यूनल में अपील करनी थी। असफल होने पर उन्हें हिरासत केंद्र में भेजा जा सकता है। अब दोस्तों, जो सिस्टम बनाया हुआ है कि अगर किसी का नाम नहीं आया तो फिर आप ट्रिब्यूनल में कागज बनवा करके अपील कीजिए। ट्रिब्यूनल ने अगर नहीं माना, आप डिटेंशन सेंटर में जाइए। तो दोस्तों, यहां एक बात समझने वाली है, सरकार और सरकार से जुड़े हुए लोग और सत्ता पक्ष के जो पालतू उनके बुद्धिजीवी हैं, वो कहते हैं कि नहीं साहब, किसी को डरने की जरूरत नहीं है। वो कहते हैं कि साहब, वक्फ कानून, चूंकि इसमें अगर किसी के जमीन पर उंगली रख दिया वक्फ ने तो उसकी हो जाए। इससे ज्यादा वाहियात, घटिया, बेबुनियाद बयान आज तक शायद आपने सुना होगा। कोई किसी की जमीन पर उंगली रख देगा, उसकी हो जाएगी। क्योंकि मीडिया दरअसल चाहता ही नहीं कि उसकी असलियत सामने आए कि तरीके क्या है। अदालत से फैसले होते हैं, ट्रिब्यूनल बने हुए हैं उसके लिए। यहां इस केस में सरकार कह रही है कि ट्रिब्यूनल में आप जाकर के अपील कीजिए, यानी कि उस ट्रिब्यूनल को मान्यता दे रहे हैं। वहां उस ट्रिब्यूनल कोर्ट को मान्यता ही नहीं देते और उसमें सरकार के लोग बैठे होते हैं। मगर मौजूदा वक्त की सरकार और उनके इशारों से ज्यादा आगे बढ़कर के रेंगता हुआ हमारा मीडिया उन्हीं नैरेटिव को सेट करता है। खैर, अब यहां पर सरकार ये करे कि जिनका नाम नहीं आएगा वो ट्रिब्यूनल में जा सकते हैं। क्या जरूरी है कि ट्रिब्यूनल में जाने के बाद नाम आ जाए? क्या जरूरी है कि उसके बाद सारे कागजात बन जाए? तो दोस्तों, मानवाधिकार संगठनों और कार्यकर्ताओं ने भी इस केंद्र की स्थिति पर सवाल उठाए। असम में इन डिटेंशन सेंटर में भीड़ भाड़, खराब स्वच्छता, मानवाधिकार उल्लंघन की शिकायतें बेतहाशा सामने आई। 2008 से इन केंद्रों में लगभग 100 लोगों की मौतें हुई।
जिनमें कुछ आत्महत्याएं भी शामिल हैं। हालांकि सरकार कहती है कि एनआरसी और हिरासत केंद्रों का उद्देश्य अवैध प्रवासियों को नियंत्रित करना है, ना कि धर्म विशेष को निशाना बनाना। लेकिन आलोचकों का मानना है कि यह प्रक्रिया पारदर्शी, भेदभावपूर्ण है। असम में एनआरसी की प्रक्रिया में कई त्रुटियां सामने आई, जैसे कि दस्तावेजों की कमी के कारण वास्तविक नागरिकों को भी बाहर कर दिया गया। उसमें कई सारे जो फौजी परिवार थे उनका नाम नहीं आया था दोस्तों, बड़े बड़े स्टेटस वाले लोगों का नाम कट गया था उस एनआरसी में। अब सोचिए, विपक्ष और मानवाधिकार से जुड़े हुए कार्यकर्ता ये कहते हैं, चेतावनी देते हैं कि यदि एनआरसी को पूरे देश में लागू किया गया तो ये लाखों लोगों, विशेष रूप से गरीब अल्पसंख्यक समुदायों को प्रभावित करेगा। असम के अनुभव को देखते हुए जहां एक सैन्य दिग्गज को भी हिरासत में लिया गया, सोचिए एक सैन्य दिग्गज को हिरासत में लिया गया था, ये चिंता और गहरा होती है। दोस्तों, हिरासत केंद्रों का मुद्दा भारत में एक संवेदनशील, जटिल विषय है, जहां सरकार इसे राष्ट्रीय सुरक्षा, अवैध प्रवास के खिलाफ एक कदम बताती है। वहीं पर विपक्ष और विपक्षी लोग इसे अल्पसंख्यकों, खासकर मुस्लिमों के खिलाफ एक सुनियोजित रणनीति मानते हैं। असम में पहले से मौजूद केंद्र और नए केंद्रों की योजना ने इस बहस को और तेज कर दिया है। तो आप क्या सोचते हैं इन तमाम चीज़ों को लेकर के? बेबाक होकर के अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अभी के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।